नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज के 17 मई 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहली न्यूज़ है एक्सप्लेन पेज से, जिसमें हम देख रहे हैं प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल। आप देख सकते हो ये जो इमेज है आपके सामने, ये प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल है जिसको हाई एल्टीट्यूड लगभग 4000 मीटर की हाइट तक भी ले जाया जा सकता है। डेजर्ट एरियाज़ में भी आराम से चलाया जा सकता है। प्लेन एरियाज़ जहाँ पर 1 मीटर तक पानी भरा हुआ है तो भी आसानी से इनको चलाया जा सकता है। तो बेसिकली डिफेंस में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए आर्मी के द्वारा रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन सबमिट की थी। अब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी जाने की बात है जहाँ तक है, क्योंकि देखो हमारी आर्मी को ज़रूरत है, क्योंकि हम एक तरफ थार डेजर्ट की बात करें, दूसरी तरफ हिमालयन टेरेन की बात करें और बाकी प्लेन एरियाज़ की बात करें, तो हर जगह पे कहीं ना कहीं मिलिट्री के ऑपरेशंस में रिक्वायरमेंट होती है। तो पर्पज़ क्या होता है पीएमवी व्हीकल्स का? भाई सीधी सी बात है, पर्सनल्स को ले जाना, आर्मी पर्सनल्स को जिनके साथ में उनके खुद की आर्मर मतलब खुद के जो आर्म्स हैं वो भी साथ में रहें, ठीक है। और मान लो कि कहीं पे माइन बिछाई हुई है, उनके ब्लास्ट से बचना, छोटे मोटे कोई अगर आर्म्स है उनसे अटैक हो रहा है तो उनसे बचना। तो उसमें क्या है, इस तरीके से ये सेटलमेंट होता है एकदम पैकेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, 5 तो इस तरफ होल होते हैं, 5 ही उस तरफ होल होते हैं और एक होता है बैक की तरफ जहाँ से सीधा अटैक किया जा सकता है, लड़ाई की जा सकती है अंदर के अंदर प्रोटेक्टेड मैनर में। तो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहता है, ठीक है। तो पीएमवीज जो हैं वो बैलिस्टिक प्रोटेक्टेड होने चाहिए, मतलब मान लो कोई छोटे मोटे ड्रोन मतलब किसी भी मोर्टार से किसी से अटैक कर दे तो बच सके। दूसरा, ग्रेनेड से प्रोटेक्शन हो, माइन ब्लास्ट अगर हो, जैसे ये चल रहा है, नीचे से अगर बॉम्ब ब्लास्ट, छोटे मोटे ब्लास्ट बॉम्ब की एक माइन बिछा रखी है तो उससे भी बचा जा सकता है। स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर की तो होनी चाहिए मैक्सिमम रोड पे, और 40 किलोमीटर पर आवर की होनी चाहिए डिफ़िकल्ट टेरेन में। 40 से -15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेंज होनी चाहिए, जिससे कि एकदम ठंड और ज़्यादा गर्मी में भी आराम से ऑपरेशन कंडक्ट कर सके। 1 मीटर जितनी हाइट पे आराम से पानी भरा हुआ हो तो भी काम कर सके। साथ में लाइट मशीन गन की व्यवस्था हो, 7.62 mm लाइट मशीन गन के लिए, और 11 फायरिंग पोर्ट्स, जिनमें 5 तो साइड में होंगे, 5 इस साइड में और एक पीछे की तरफ, जहां से अंदर बैठे हुए पर्सनल फायरिंग कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या इंडिया में ये बनता है? तो आंसर है यस। अभी रिसेंटली देखा जाए तो पिछले महीने ही टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने अपनी तरफ से फर्स्ट इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मिलिट्री व्हीकल है वो हैंडओवर किया है। तो ऐसे में TASL प्लस DRDO दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं और इंडिया में ही अपना खुद का इंडिजीनस ही सिस्टम तैयार करना पॉसिबल हो पाया है। तो ऐसे में आप देख सकते हो इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल जो है वो TASL और DRDO दोनों कोलैबोरेशन में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था इस पर्टिकुलर मोबिलिटी व्हीकल की बात हम कर रहे थे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। देखो आपको पता है ज्ञानवपी जो मॉस्क है वाराणसी में, उसको लेकर के मुद्दा चल रहा है कि वहाँ पर शिव मंदिर था पहले, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर जो इशू आ रहा है वो ये कि जिस तरीके से वाराणसी की कोर्ट ने एक अप्रूवल दिया है कि भाई वहाँ का सर्वे होना चाहिए, वीडियोग्राफिक सर्वे होना चाहिए, तो उसको लेकर के जो मुस्लिम स्टैब्लिशमेंट है, जिसमें यहाँ पर हम बात करें तो कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अंजुमन इंतज़ामिया, ठीक है, इंतज़ामिया मस्जिद, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि जिस तरीके से सर्वे अभी वाराणसी कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे हो रहा है ज्ञानवपी मॉस्क का, बोलो वो 1991 का द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका वायलेशन है, क्योंकि बोला उस एक्ट में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जो डिस्प्यूट्स 15 अगस्त 1947 को चल रहे थे रिलीजियस प्लेसेस को लेकर के, उनके अलावा नया कोई भी डिस्प्यूट तैयार नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे में ये बोला इसका एक्ट का वायलेशन है। तो ये एक्ट में क्या प्रोविजंस है वो थोड़ा हम समझते हैं। देखो ये जो एक्ट था ना, ये किस लिए लाया गया था कि कोई भी वर्शिप प्लेस जो है, मान लो किसी भी एक रिलीजन की है, तो उस रिलीजन के कैरेक्टर को बदलने के लिए अप्रूवल नहीं देता है ये एक्ट, ठीक है। और स्टेटस मेंटेन रहेगा 15 अगस्त 1947 वाला, ठीक है। इसका मतलब मैं वापस से बोल देता हूँ कि 15 अगस्त 1947 जब देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम पर पूरे देश में जहाँ जहाँ पर भी धार्मिक स्थल जितने भी थे, जिनमें प्लेस ऑफ वर्शिप की हम बात करें, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जो भी थे, बोलो वो एज इट इज़ मेंटेन रहेंगे। कहीं पर भी थोड़ा सा हिस्सा या पूरा हिस्सा उस वर्शिप प्लेस का रिलीजियस कैरेक्टर में चेंज नहीं होने दिया जाएगा। और ये एक्ट लाया गया था कब? 1991 में।
ठीक है, और प्रोविज़न कब का रखा गया था? 15 अगस्त 1947 का। ठीक है, इसमें सेक्शन 3 क्या कहता है? वो किसी भी रिलीजियस प्लेस या वर्शिप प्लेस का कन्वर्जन है उसको बार करता है, रोकता है कि भाई मान लो एक धर्म है, हिंदू धर्म ही मान लो, उसकी मंदिर है तो उसका कैरेक्टर बदलने की कोशिश की जाए या इस्लाम में बदलने की कोशिश की जाए, या फिर मान लो कोई मॉस्क है तो उसको बदल के टेम्पल में बदलने की कोशिश की जाए, तो इसको बिल्कुल बैन करता है ये। कब? अगर 15 अगस्त 1947 से 47 के टाइम पे ये जिस स्टेट में है ना उसी स्टेट में मेंटेन रहेगा। ठीक है, इसके अलावा सेक्शन 4(1) क्या कहता है कि किसी भी रिलीजियस प्लेस या वर्शिप प्लेस का जो भी कैरेक्टर है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो एग्जैक्टली वैसे ही कंटिन्यू करेगा जैसा वो 15 अगस्त 1947 को था, छोड़ करके सिर्फ एक केस। वो केस कौन सा था? वो था राम मंदिर, अयोध्या जन्मभूमि जो थी उसको लेकर के जो इशू था उसको छोड़ करके बाकी सारे के सारे इश्यूज जो हैं बोलो उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो कानून जो लाया गया था ना 1991 में, ये वो टाइम था जब बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के लिए रथ यात्रा और ये शुरू हो चुकी थी। और दूसरा, ये जो केस है अयोध्या राम मंदिर वाला, ये उस टाइम पर ऑलरेडी कोर्ट के सामने था। समझ गए? तो इस तरीके से सेक्शन 5 और दिस पर्टिकुलर एक्ट ऑफ 1991 ये कहता है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा है, इसको तो छोड़ दो, बाकी जितने भी केसेस हैं उन केसेस में बोला कोई सुनवाई नहीं होगी। ठीक है, हाँ ये ज़रूर बोला गया था इसमें कि मान लो 15 अगस्त 1947 के टाइम पर ही कोई डिस्प्यूट ऑलरेडी कोर्ट के सामने था तो उसको कंटिन्यू किया जाएगा, तो उन्हीं में से एक है ये राम जन्मभूमि वाला। और इसके अलावा अभी देखिए ज्ञानवापी मॉस्क वाला, ये मुद्दा उस टाइम पे इतना हाईलाइटेड नहीं था जो कि अभी रिसेंटली हुआ है, तो इस केस में यही बात कह के चैलेंज किया गया कि 1991 के एक्ट का वायलेशन है, जो अभी वाराणसी के कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं कि हाँ भाई वहाँ पर वीडियो सर्वे होना चाहिए। बोलो वहाँ पर सर्वे की ज़रूरत ही नहीं है जब एक्ट साफ साफ कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को जो परिस्थिति थी वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से दो पिटिशंस, मतलब एक तरीके से ये एक तो पिटिशन लगी हुई है ही, इसके अलावा एक पिटिशन जो है मतलब ये जो एक्ट है 1991 का, इस एक्ट के खिलाफ में भी पिटिशंस लगाई हुई है। वो क्या कि भाई रिव्यू तो किया ही जा सकता है ना बोले कानून को, ठीक है, टाइम के साथ में। तो इस तरीके से अभी बोले ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है नहीं, जुडिशियल रिव्यू के प्रोविज़न हमारे पास में अवेलेबल है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर भी जुडिशियल रिव्यू है, तो क्यों ना इस एक्ट को ही रिव्यू किया जाए। इस तरीके की डिमांड भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक तरफ तो एक्ट का सहारा लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन लगाई है कि वाराणसी कोर्ट का जो ऑर्डर है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको ख़त्म करो। दूसरी तरफ ये पिटीशंस ऑलरेडी लगी हुई हैं कि ये जो एक्ट है 1991 का, ये एक्ट को रिव्यू होना चाहिए, इसमें जो भी प्रोविज़न कर रखे हैं उनमें चेंजेस आने चाहिए। ठीक है, ये जो एक्ट था ये कब लाया गया था? देखो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी उस टाइम पे, ठीक है, और राम मंदिर का जो मूवमेंट था वो ज़बरदस्त पीक पे चल रहा था, ठीक है ना, तो उस टाइम पर ये कानून लाया गया था। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, एक सीरीज़ है, प्रधानमंत्री सीरीज़ है एबीपी न्यूज़ की, 28-29 वीडियोज़ के लगभग मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, वो आप एक बार ज़रूर देखना। ठीक है, प्रधानमंत्री सीरीज़ वो 2013-14 के लगभग आई थी टीवी पे, ठीक ना, वो ज़रूर आप एक बार देखोगे, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग है। शेखर कपूर उसमें एंकर हैं, बहुत बढ़िया है वो, है ना, देखना ज़रूर है वो आपको, जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि कब क्या हुआ था हमारे देश में। इसके आगे देखें, जब राम जन्मभूमि का वर्डिक्ट जब दिया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने, तो उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के लिए क्या बोला? बस वही चीज़ें बोली कि देखो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद वाला जो इशू है, बोलो वो तो देखो ऑलरेडी हमारे सामने था, बट 1991 एक्ट की बात की जाए तो उसमें अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज कभी नहीं किया गया है। अभी चैलेंज के परिस्थितियां बन रही है। और ये जो अभी वाराणसी कोर्ट को अप्रूवल दिया है, वाराणसी कोर्ट ने जो अप्रूवल दिया है कि हाँ जी वहाँ पर आराम से सर्वे करवाया जा सकता है, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया है कि हाँ जी आराम से इसका इन्वेस्टिगेशन या सर्वे करवाना पॉसिबल है। बट दूसरी तरफ अगर देखें तो अब सुप्रीम कोर्ट के जो ओपिनियन है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी आपको पता है हमारा देश सेक्युलर है, सेक्युलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, तो अपने आप में इसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये लाया गया था। अब देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से पिटीशन लगी हुई है, एक पिटीशन तो लगी हुई है सर्वे को रोकने की, एक पिटीशन लगी हुई है रिव्यू करने की इस एक्ट को, वो देखते हैं क्या शो करता है आगे। इसके आगे
नेक्स्ट आर्टिकल है गेहूं की खरीदारी से संबंधित है कि जो फेयर एंड एवरेज क्वालिटी जो होती है गेहूं की, उस क्वालिटी को थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि अब की बार आपको पता है गर्मी की वजह से कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो ऐसे में जो गेहूं खरीदने की जो क्वांटिटी है, हर क्वांटिटी में 18% तक जो है वो रिलैक्सेशन दे दिए गए हैं। पहले तो क्या था, ये मान लो कि श्रेवल्ड या फिर ब्रोकन ग्रीन, मान लो एक बोरी पूरी, एक मान लो कि एक क्वांटिटी आपने परचेज़ की है गेहूं की, तो उसमें 6% तक परचेजिंग जो है वो पॉसिबल है कि जिसमें आपका पूरा डेवलप होया हुआ ग्रेन ना हो गेहूं का, या फिर मान लो कि थोड़ा बहुत टूटा फूटा ग्रेन हो तो वो चल जाएगा। बट इस क्वांटिटी को बढ़ा करके 6 से बढ़ा करके 18% कर दिया। कारण क्या है, अब की बार ज़बरदस्त गर्मी पड़ने की वजह से गेहूं का दाना तैयार ही नहीं हो पाया। तो ऐसे में देखो हर साल सरकार प्रोक्योरमेंट करती है, तो इसमें अगर देखा जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में स्टोरेज एंड रिसर्च डिवीज़न काम करता है। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिनका काम क्या होता है कि प्रोक्योरमेंट से पहले गेहूं की क्या क्वालिटी होगी वो चेक करना। अब गेहूं में क्या देखा जाता है, सीधी सी बात है कि गेहूं में देखने में कितना शाइनी है दाना, कितना दाने की शेप है वो एकदम प्रॉपर बन गई है ग्रेन की, वो सारी। पर उसमें 0.75% तो फॉरेन मैटर अलाउड होता है। फॉरेन मैटर मतलब जो मान लो स्टबल का थोड़ा पार्ट आ गया इस तरीके से। 2% तक डैमेज्ड ग्रेन अलाउड है, 4% तक जो है स्लाइटली डैमेज्ड ग्रेन अलाउड है, 6% तक श्रिवल्ड मतलब हल्का हुआ सिकुड़ा हुआ सा दाना हो या ब्रोकन ग्रेन है वो, और 12% मॉइस्चर। इस तरीके से ओवरऑल जो आप ऐड करोगे ये, ठीक है, इस तरीके की कंटेंट अलाउ किया जाता है। तो ये कंडीशन क्यों अलाउ की जा रही है, क्योंकि गेहूं की क्वालिटी अब की बार बिगड़ी हुई है, ठीक है ना, अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया दाना, ठीक है। और इन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करने की ड्यूटी किसकी रहती है, क्वालिटी कंट्रोल विंग है किसके अंडर में, फूड एंड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI के अंडर में, ठीक है। तो ये जरूर, ये परसेंटेज ज़रूर देख लेना भाई कि कितना अलाउ किया गया है अब की बार। इस साल गेहूं खरीदारी में क्या क्या क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिल रहे हैं तो वो देख सकते हो। और ख़रीदारी में भी गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया है, तो 0.75% फॉरेन मैटर अलाउड है, डैमेज्ड ग्रेन अलाउड है 2% तक, 4% तक डैमेज्ड ग्रेन यहाँ अलाउ हो गया, स्लाइटली डैमेज्ड ग्रेन हो गया, 6% श्रिवल्ड और ब्रोकन ग्रेन है, 12% मॉइस्चर ये अलाउड है, ठीक है, जिससे कि अब की बार किसानों को नुकसान ना हो। अब ये जो फेयर एंड एडिक्वेट जो क्वालिटी है, फेयर एंड प्रॉपर जो क्वालिटी होनी चाहिए गेहूँ की, इसका मतलब क्या होता है, इसमें सिंपल सी ये चीज़ देखी जाती है कि जो दाना है गेहूं का वो गोल्डन कलर में या येलो कलर में हो, ठीक है, काला नहीं होना चाहिए, और जो कलर की शाइन है वो अच्छी दिखे, ठीक है, सूखा हुआ होना चाहिए दाना, ठीक है, न्यूट्रिशन, और इस से ये होता है कि न्यूट्रिशनल कंडीशन भी वो प्रॉपरली अवेलेबल करा देगा। सो ओवरऑल सरकार जो खरीदारी से पहले क्वालिटी जो है वो चेक करवाती है लेबोरेटरी में, अगर कोई डाउट आता है तो। इससे क्या है कि अच्छी क्वालिटी के गेहूँ की खरीदारी होगी तो जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है या फिर जो भी गरीबों को सस्ते में अनाज प्रोवाइड किया जाता है वो बेकार क्वालिटी का अनाज ना जाए, ठीक है। इसके अलावा प्रीवियस रिलैक्सेशन की बात करें तो देखो गवर्नमेंट ने मॉइस्चर कंटेंट और आप कह सकते हो कि जो लश्चर है, जो चमक है, उसमें हल्का सा डाउन होने के लिए पहले रिलैक्सेशन पिछली बार भी दिया था, क्योंकि गेहूं की कटाई होने के बाद में अगर बारिश आ जाए, मान लो गेहूं की जब कटाई का सीज़न है, हार्वेस्टिंग सीज़न आ जाता है ना, जब गेहूं सूखने वाला होता है, उस टाइम पर अगर बारिश आ जाती है तो गेहूं का जो दाना है उसमें काला काला सा मतलब शेड बनना शुरू हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है वो। तो ऐसे में गेहूं की क्वालिटी नहीं बिगड़ती, ऐसा नहीं है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू बिगड़ जाती है, बट वो अपीयरेंस जो बिगड़ जाती है ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है और अल्टीमेटली नुकसान फिर किसान को उठाना पड़ता है। तो ऐसे में इस तरीके की रिलैक्सेशन पहले भी दी है सरकार ने, ठीक है ना। पर हाँ, अब की बार जो टूटा है, थोड़ा बहुत टूटा हुआ दाना है, उसको भी खरीदारी में कंसिडर किया जा रहा है। तो FCI ऑफिशियल ने ये बात अपनी तरफ से कही है। मेन तो देखो फार्मर्स को फ़ायदा होना चाहिए, उनका हार्डशिप कम हो जाए। दूसरी ये कि ग्रेन प्रोक्योरमेंट अगर हो रही है तो उससे गरीबों को खाना दिया जा सकता है टाइम पे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर टूटे हुए गेहूं के दाने वाली जो खरीदारी कर रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं है क्वालिटी बिगड़ी, बोलो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। सो ओवरऑल अगर देखें तो हर बार तो FAQ स्टैंडर्ड्स फिक्स होते हैं किसके लिए, गेहूं की प्रोक्योरमेंट के लिए। अब की बार कौन से फिक्स हुए हैं, URS, दैट मीन्स अंडर रिलैक्स्ड स्पेसिफिकेशन। ये है अब की बार प्रोक्योरमेंट का मेथड, ठीक है। तो ये था फेयर एंड एवरेज क्वालिटी व्हीट नॉर्म रिलैक्सेशन। इसके अलावा ये जो आर्टिकल है नीचे वाला, इसमें पाकिस्तान के नए फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है,
बिलावल भुट्टो जरदारी, ये यूएस और वेस्ट की विज़िट पे निकले हुए हैं। तो इसमें देखो पाकिस्तान क्या चाह रहा है वो देखने वाली बात है। एक तो ये पॉइंट बताया जा रहा है कि जिस तरीके से चाइना के साथ में अलाइंस ज़्यादा क्रिएट हो गई थी इमरान खान के टाइम साथ में, और इमरान खान के टाइम पे, और वेस्ट के साथ गैप आ गए थे, उनको एक बार रीस्ट्रेंथन करने का एक कोशिश है। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में जिस तरीके की सिचुएशन अभी बन रही है, जहाँ पर तालिबान के टेक ओवर करने के बाद में भी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने मिलकर के जो इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासन प्रोविंस ISK जो स्टार्ट कर लिया है, वो वहाँ पर एक टेरर ग्रुप के तौर पे इमर्ज होकर आ रहा है जो अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। तो इस बात को लेकर के पाकिस्तान भी कंसर्न्ड है, अब तालिबान भी कंसर्न्ड है, और US में फिर से अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की बात होने लग गई है कि वहाँ पर फिर से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप हो रहे हैं जो कि हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो चाइना को रिप्लेस करने का कोई वो नहीं है ऐसा, चाइना एग्जैक्टली कंटिन्यू कर रहा है, चाइना उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर में। इसके अलावा कश्मीर मुद्दे पर फिर से एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट आए हैं जो इमरान खान के टाइम पे चल रहे थे, ठीक है, कि 5 अगस्त 2019 के पहले का जो स्टेटस था वो रीइंस्टॉल किया जाए, वो सारी चीज़ें। और दूसरा आपको पता है कि व्लादिमीर पुतिन से जो मीटिंग की थी इमरान खान ने, वो भी कब, जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था उसी दिन वहाँ पर वो प्रेजेंट थे, ठीक है। बोलो इल टाइम डिसीजन था, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो पाकिस्तान के साथ रुख है वो बिगड़ा हुआ है, तो उसको भी थोड़ा रिपेयर करने के लिए गए हुए हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें बताई, बाकी थोड़ी हिस्ट्री बता दी, ठीक है, वो इतनी हमारे काम की है नहीं। आगे चलते हैं। फिर अगली न्यूज़ है, देखो इंडिया ने एक्सपोर्ट रोक दिया है वीट का। तो ऐसे में वर्ल्ड मार्केट में महंगाई गेहूं की 6% बढ़ गई है, और हमारे यहाँ पर क्विंटल 100 से 250 रुपये डाउन हो गया है गेहूं, ठीक है। तो अब आप देख लो कि जो गेहूं की प्राइस होती है ना इंटरनेशनल मार्केट में, उसको कैलकुलेट करने के लिए जो यूनिट यूज़ की जाती है वो होती है बुशेल। बुशेल का मतलब होता है लगभग 27.21 किलोग्राम या 60 पाउंड को, या फिर 1 मिलियन कर्नेल, मतलब जो दाने होते हैं ना गेहूं के, उनके 10 लाख दाने इकट्ठे कर लो, ठीक है। तो उनका वज़न अगर हेल्दी कर्नेल्स इकट्ठे करके तोला जाए तो 27.21 किलोग्राम के लगभग होता है। तो हर 60 पाउंड वेटेज के ऊपर गेहूं के भाव 6% राइज हो गए इंटरनेशनल मार्केट में। जबकि हम डोमेस्टिकली देखें तो 200 से 250 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से डाउन चले गए अलग अलग स्टेट्स में हमारे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि एक्सपोर्ट बैन क्यों किया है इसके पीछे, क्योंकि महंगाई बहुत हो रही है हमारे यहाँ पे। एक तो देखो इंटरनेशनल मार्केट में रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से महंगाई हुई थी, क्योंकि रशिया और यूक्रेन दोनों मिलकर के इंटरनेशनल मार्केट में जो गेहूं का एक्सपोर्ट होता ना, उसमें 1/3 लगभग मोर देन 28% कॉन्ट्रीब्यूशन इन दोनों कंट्रीज़ का ही था। पर दोनों युद्ध में फंसे हुए हैं तो कुछ एक्सपोर्ट नहीं हो पाया, ठीक है। और फिर बाद में इंडिया की बात करें तो इंडिया टोटल एक्सपोर्ट में 5% कंट्रीब्यूट करता है वीट की अगर बात की जाए तो, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा परसेंटेज वाइज आप याद रखोगे। इसके अलावा बाकी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए हुए हैं ही यहाँ पे नेपाल में, तो वहाँ पर आपको पता है कि एक इम्पॉर्टेंट सेंटर की फाउंडेशन स्टोन ले की गई है, नींव लगाई गई है, जिसका नाम है सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज, और जगह का नाम है लुम्बिनी, जहाँ पर गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था। इसके अलावा आपको बुद्धिस्ट सर्किट के बारे में एक बार ढंग से पढ़ना है, और रामायण सर्किट के बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना एक बार यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बुद्धिस्ट सर्किट में देखो मेन जो साइट्स हैं जिनको एक साथ कनेक्ट किया जाएगा जिससे टूरिज्म प्रमोट हो, जिसमें सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी। तो ऐसे में नेपाल और इंडिया के बीच में जो कनेक्शन है वो प्रमोट होगा, ठीक है। इसके अलावा इंडिया ने जो कुछ भी अभी वहाँ पर एक्टिविटी स्टार्ट की है, जैसे मान लो कि अभी ये इनॉग्रेशन किया है सेंटर का, ठीक है, तो बोले नेट ज़ीरो कॉन्सेप्ट पे हम काम करेंगे, दैट मीन्स एमिशंस मिनिमम होंगे हमारे यहाँ से। दूसरा, और भी MOU साइन हुए हैं जिनमें डॉक्टर BR अम्बेडकर चेयर ओपन की जा रही है बुद्धिस्ट स्टडीज़ के लिए, कहाँ पे, लुम्बिनी में जो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है वहाँ पर। इसके अलावा ICCR चेयर ऑफ इंडियन स्टडीज़, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी और इधर दूसरी तरफ काठमांडू यूनिवर्सिटी, इनके बीच में भी कोलैबोरेशन है। IIT मद्रास और काठमांडू यूनिवर्सिटी के बीच में भी कोलैबोरेशन है, जिससे कि एजुकेशन में भी कोलैबोरेशन देख सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के भी एक कोलैबोरेशन हुआ है, जिसमें एक तो सतलुज जाला विद्युत निगम, ठीक है, दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो, दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके तहत नेपाल को लगभग आप देखो 152 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी फ्री में मिलेगी, ठीक है ना। ये बताया जा रहा है इसमें, ये प्रोजेक्ट है नेपाल इलेक्ट्रिसिटी। इसमें ओवरऑल देखो 3 है पार्टीज़,
सतलुज जाला विद्युत निगम, एक है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट और एक हो गई यहाँ पर नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। टोटल 695 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। रिवर है अरुण, अरुण है कोसी रिवर की ट्रिब्यूटरी, ठीक है ना। और इसमें से 152 मेगावाट तो नेपाल को मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी एक बार बुद्धिज़्म के बारे में एक बार आप ज़रूर पढ़ोगे, ठीक है ना, कि बुद्धिज़्म के कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट सेक्ट्स हैं, जैसे थेरवाड़ा, महायान, वज्रयान, ठीक है, और माया देवी टेम्पल, ठीक है, गौतम बुद्धा की माता माया देवी, जहाँ बर्थ प्लेस है गौतम बुद्ध का, वहाँ पर भी विज़िट करके आए हैं। अशोका का पिलर भी है लुम्बिनी में, वहाँ पर भी प्रेजेंट थे हमारे प्राइम मिनिस्टर। ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, तो एक बार बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ लेना। बाकी जो मस्जिद वाला मुद्दा चल रहा है इसको हमने डिटेल में देख ही लिया है। बस एक पॉइंट और ऐड करूँगा यहाँ पे, वो ये कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 और उसमें आर्टिकल 13 है जो कि जुडिशल रिव्यू के बारे में बोलता है कि अगर कोई भी प्रोविज़न या कोई भी लॉ या कुछ भी अमेंडमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लाया जाए और वो अगर वायलेटरी है फंडामेंटल राइट्स के लिए, तो उसको अल्ट्रा वायरस या नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा जुडिशरी के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ बताई जा रही है। इसके अलावा देख लो, इंडिया जो है वो काबुल में अपनी एम्बेसी फिर से खोलने के लिए तैयार हो रहा है, ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। पर हाँ, टॉप ऑफिशियल्स हैं वो हम अपॉइंट नहीं करेंगे। अभी तक हमने तालिबान को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है, पर वही चीज़ है कि हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चल रहे हैं जिनमें हमारा इन्वेस्टमेंट है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, तो उस केस में हमारे वहाँ प्रेजेंस होनी ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे देश में नॉनवेज फूड का कंजम्पशन पिछले 6 सालों में बढ़ा है। 2015-16 से लेकर 2019 से 21 के बीच का टाइम देखें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का अराउंड 5th का जो डेटा भी रिलीज़ हुआ उसमें ये पता है कि नॉनवेज ईटिंग जो है वो बढ़ी है इंडिया में। अगली न्यूज़ है, देखो रामगढ़ विषधारी सेंचुरी, ये देखो राजस्थान में है। इसको अभी टाइगर रिजर्व के तौर पे नोटिफाई कर दिया गया है। ये इंडिया का 52वां टाइगर रिजर्व है, राजस्थान में लोकेटेड है और राजस्थान का ये चौथा है। राजस्थान में ऑलरेडी 3 कौन से हैं, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, ठीक है। और जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उन्होंने देखो अप्रूवल पहले ही रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व के तौर पे 5 जुलाई 2021 को दे दिया था, बट नोटिफाई करना डिले हो रहा था, जो कि अब नोटिफाई हो चुका है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि ये जो रामगढ़ विषधारी जो टाइगर रिजर्व है ना, ये रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स के बीच में एक जॉइंट का काम करेगा, ठीक है। तो ऐसे में रणथंभौर भी टाइगर रिजर्व है, मुकुंदरा हिल्स भी है और ये रामगढ़ विषधारी भी हो जाएगा, तो तीनों कंटिन्यूस मैनर में टाइगर रिजर्व बन जाएंगे, तो टाइगर्स की मूवमेंट को प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये था राजस्थान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़। पूछी जा सकती है भाई कि रामगढ़ विषधारी सेंचुरी रिसेंटली न्यूज़ में थी, क्या है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में ये लोकेटेड टाइगर रिजर्व है। 52 हो चुके हैं टोटल। बाकी एक छोटी सी न्यूज़ ये भी थी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये कहा गया कि अंडमान सी पे मानसून अब क्या 6 दिन पहले पहुंच गया है। इसके पीछे कारण क्या है, जो आसानी करके अभी जो साइक्लोन है वो गया था ना, उसकी वजह से मॉइस्चर ज़्यादा आ गई। खैर, नेक्स्ट इकोनॉमी पेज पे एक न्यूज़ छोटी सी है, वो ये कि जो एडाई है ना, उसने री इंश्योरेंस कंपनीज़ की ब्रांचेस को रिलैक्सेशन दिया है और ये कहा है कि उनका जो एनुअल बेसिस पे जो भी रिकॉर्ड है वो सबमिट कराने में वो आराम से, कोई मतलब जल्दबाजी नहीं है। तो बेसिकली ये जो ऑर्डर्स डिक्लेयर किए जाते हैं ना एडाई के द्वारा, ठीक है, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, वो इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938 है, उसके बेसिस पे डिक्लेरेशन होता है, ठीक है ना। इसके अलावा वर्ल्ड पेज पे अगर देखें तो जो बाइडन ने ये डिसाइड कर लिया है कि हम मतलब यूएस जो है वो अपने ट्रूप्स को भेज रहा है सोमालिया में, किसको काउंटर करने के लिए। एक वहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप है जिसका नाम है अल शबाब, ठीक है। अल शबाब सोमालिया में ऑपरेट करता है, ठीक है, जो कि इस्लामिज़म को इस्लाम एक्सट्रीमिज़म पे बेस्ड है, ठीक है। बाकी नेटो को ज्वाइन करने के लिए फिनलैंड और स्वीडन ने बोला था ना, कल परसों हम बात कर रहे थे, तो पहले ये था कि भाई पुतिन ने बोला था कि अगर ये भी कोशिश करेंगे तो हम यूक्रेन की तरह अटैक करेंगे। तो अब रशिया ने बोला है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आराम से ज्वाइन कर सकते हैं नेटो, दोनों नॉर्डिक कंट्रीज़, कौन से, फिनलैंड एंड स्वीडन, ठीक है। बस यही थी इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहीं ख़त्म होता है डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।